हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, अब आज हम बात करने वाले हैं पठार आखिर कहते किसे हैं और पठारों के बारे में जितनी भी जानकारी है, जैसे कि पठारों का वर्गीकरण, अलग अलग टाइप से कितने प्रकार के पठार होते हैं, सभी कुछ जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करें और पठार को जानें। इसके बारे में नॉर्मल सी बात इतनी होती है कि जिस प्रकार से पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, उसी प्रकार से पठार भी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। अब उच्चावच का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का कोई भी पार्ट जो ऊपर उठा हो उसे हम कहते हैं उच्चावच। और द्वितीय श्रेणी का मतलब यह होता है कि फर्स्ट जो श्रेणी होती है, जैसे कि महासागर, उसमें मौजूद जितने भी उठे हुए भाग होते हैं उसको हम कहते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच। और इसी प्रकार से जो स्थल भाग पर पाए जाते हैं उठे हुए उभरे हुए हिस्से, उसे हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो पर्वत के समान ही पठार भी क्या कहलाते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। पूरी धरातल पर यानी कि हमारी पृथ्वी के भूपरपट्टी जो भाग है उसके 1/3 पार्ट पर इन पठारों का विस्तार है। इस प्रकार से 1/3 भाग पर यह पठार हमारी अर्थ पर फैले हुए हैं विस्तृत रूप में। अब हम अगर बात करें कि पठार हम कहें किसे, यानी कि नॉर्मल रूप से, कि सबसे पहले जो बात आती है कि पठार आखिर होता क्या है। अगर इसकी बात करें तो कोई भी भूभाग जो नॉर्मली अपने आसपास के क्षेत्र से, ठीक है, अगर पृथ्वी का कोई भी भूभाग है जो अपने आसपास के इलाके से, एरिया से उठा हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा भूभाग है, उच्च भूमि है, उठी हुई भूमि है, तो वह क्या कहलाती हैं? पठार कहलाती हैं। परंतु यहाँ पर पठार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उसका जो शिखर होना चाहिए वह सपाट व चपटा होना चाहिए। यानी कि हम उस ऊंची हुई भूमि को तब पठार कहते हैं जब उसका जो शीर्ष होता है, शिखर जो होता है, वह इस प्रकार से समतल सपाट होना चाहिए, चपटा होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो ढाल होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है चट्टानों का या फिर किसी भी प्रकार से भूभाग का, तो वह जो उठा हुआ जो हिस्सा होता है उसका जो है एक ढाल होता है। अब यहाँ पर जो पठार बनता है उसकी विशेषता यह होती है कि उसका जो ढाल होता है वह बिल्कुल एक खड़े समान के रूप में होता है, यानी कि उसका जो ढाल होता है वह बिल्कुल तीव्र होता है। तीव्र ढाल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर आप यहाँ से उतरते हैं तो यहाँ से सीधे जो है बहुत ही कम समय में नीचे आ जाएंगे, जबकि जो ढलान होती है अगर वह थोड़ी सी इस प्रकार से होती है तो वहां पर आप धीरे धीरे जो है लुढ़क कर आएंगे। परंतु तीव्र ढलान जो होता है वह एकदम बिल्कुल खड़ा ढाल इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पठार जो होता है वो धरातल से अपने आसपास वाले इलाके से जो ऊंची उठी हुई भूमि होती है उसको हम पठार कहते हैं। परंतु कब कहते हैं? जब उसका शीर्ष जो होता है वह सपाट होता है और चपटा होता है। इसके अलावा जो एक ओर से वह उसका जो ढाल होना चाहिए किस प्रकार से, खड़ा या तीव्र ढाल होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी जो ऊंचाई होती है, ठीक है, कि पर्वत कितना ऊंचा है, यहाँ पर पर्वत की ऊंचाई कोई भी मायने नहीं रखती है। जिस प्रकार से पर्वत में उसकी ऊंचाई मायने रखती है, परंतु इसका जो शीर्ष भाग होता है उसकी आकृति पठार कहलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। यानी कि उसका जो शिखर होता है वह चपटा होना चाहिए। उसी के आधार पर हम जो है उसको अलग अलग प्रकारों के हिसाब से पठार को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो उसका जो है शीर्ष, उसका चपटा सपाट होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है पठार के संदर्भ में, यह याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स और बात करेंगे पठारों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि अलग अलग जो टाइप्स हैं पठारों के वह क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर, तो हमने उत्पत्ति के आधार पर यानी कि उसकी जो उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है पठारों को, तो उसमें हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। एक है लावा निर्मित पठार, यानी कि जो ज्वालामुखी का लावा होता है उससे जो निर्मित पठार होता है उसको कहते हैं हम लावा निर्मित पठार। इसके बाद हिमानीकृत पठार, इसके बाद वायुजनित पठार और जलज पठार। ये सभी को हमने किसके आधार पर बांटा? उत्पत्ति के आधार पर बांटा है। इसके बाद हमने सेकेंड रूप से भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमने पर्वतों को 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि 4 भाग तो किसके हो गए? उत्पत्ति के आधार पर।
इसमें होता है स्थिति के आधार पर एक अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा पर्वतपदी पठार और तीसरा महाद्वीपीय पठार। इसके बाद हमने जलवायु के आधार पर पठारों को 3 भागों में बांटा है, आर्द्र पठार, शुष्क पठार और हिममंडित पठार। इसके अलावा हमने एक और प्रकार से पठारों को बांटा है विकास की अवस्था के आधार पर, यानी कि नॉर्मली हम यहाँ पर यह कहें कि वह पठार कितना पुराना है या उसकी आयु के आधार पर हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक होता है नवीन पठार, दूसरा प्रौढ़ पठार, तीसरा वृद्धावस्था पठार और चौथा पुनर्युवित पठार। अब यहाँ पर हम इसको एक एक करके सभी जो है प्रकार के पठारों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के आधार पर। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पठार आता है वह है अंतर पर्वतीय पठार। अब यहाँ पर समझिएगा, नाम से ही स्पष्ट है कि अंतर पर्वतीय पठार यानी कि वह पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, पर्वतों के बीच मौजूद हो, तो उसे हम कहेंगे अंतर पर्वतीय पठार। यानी कि या तो कोई भी पठार जिसके आसपास बहुत सारे पर्वत मौजूद हो, पर्वत श्रेणियां मौजूद हो, तो उसके बीच जो मौजूद होगा पठार वह कहलाएगा अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बोलीविया और पेरू के जो पठार हैं वह अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। इसके अलावा एशिया माइनर का जो पठार है ईरान में आता है यह, फिर कोलंबिया का पठार जो यूएसए में है, इसके अलावा मेक्सिको का जो पठार है, ये सभी जो पठार हैं यह सभी क्या है, अंतर पर्वतीय जो पठार हैं उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं कि सभी के जो पठार है उनकी जो स्थिति इसी प्रकार है कि वह चारों ओर से किसी न किसी प्रकार के जो है माउंटेन्स या पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर यह आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार, इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। यह जो तिब्बत का पठार है जिसे संसार की छत, विश्व की छत भी कहा जाता है, तो यह जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अंतर पर्वतीय पठार का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि जो तिब्बत का पठार है आपको यहाँ पर येलो पार्ट में मिलेगा, इस वाले एरिया में। नॉर्थ में इसके चाइना है, दक्षिण वाले हिस्से में इंडिया आता है, फिर यहाँ पर नेपाल है और भूटान है। इसके अलावा प्रमुखतः यह अंतर पर्वतीय पठार इस प्रकार से होता है कि जो तिब्बत का एरिया है, ये पूरा पठार का एरिया है, इसके नॉर्थ वाले हिस्से में यहाँ पर आपको मिलेगी क्यूनलुन माउंटेन्स। ठीक है, क्यूनलुन जो पर्वत श्रेणी है जो चाइना का एक पार्ट है, तथा इसके जो दक्षिण वाले एरिया में यहाँ पर मिलेगी आपको हिमालयास की रेंज, हिमालय की जो अलग अलग जो पर्वत श्रेणियां हैं वो आपको इसके दक्षिण पार्ट में मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि जो इसके नॉर्थ और साउथ पार्ट में जो बहुत सारी विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं उससे यह घिरा हुआ जो पार्ट है यह किस प्रकार का पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पठार को देखें तो आता है गिरिपद पठार। गिरिपद पठार क्या है, यहां पर समझिएगा कि गिरि का मतलब होता है पर्वत और पद का मतलब होता है पांव। ठीक है, पांव यानी पैर, यानी कि पर्वत के पद में या पांव में स्थित जो पठार होगा उसको हम कहेंगे गिरिपद पठार। यहां पर आप समझेंगे कि यह पर्वत है, इसका जो पैर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यहां पर तो इस पद वाले हिस्से में जो कोई भी पठार स्थित होगा वह कहलाएगा गिरिपद पठार। ठीक है, पांव में स्थित पठार क्या कहलाता है, पर्वतों के गिरिपद पठार। परंतु यहाँ पर यह कंडीशन भी आती है कि यह जो गिरिपद पठार होते हैं यह एक ओर से तो क्या पर्वतों से घिरे होने चाहिए, और जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला जो एरिया होता है पर्वत के दूसरी साइड अपोजिट वाली से, उसमें या तो वह सागर से घिरा हो यानी कि समुद्र से, या फिर वह मैदान से घिरा हो। ठीक है, किसी भी एरिया से वह जो है घिरा होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर कोई दूसरी जो है पर्वत श्रृंखला होती तो वह किस प्रकार का पर्वत कहलाता, फिर अंतर पर्वतीय पठार। परंतु जो गिरिपद पठार होते हैं उसकी जो एक कंडीशन यह होती है कि एक ओर से तो वह पर्वत से घिरा होना चाहिए और दूसरी साइड या तो समुद्र हो सकता है या फिर वहां पर मैदान अवस्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार का जो पठार होते हैं उसको हम कहते हैं गिरिपद पठार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो यहाँ पर हमारी अर्थ पर पिटमोन जो पठार है जो पड़ता है यूएसए में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। इसके बाद
पेटागोनिया पठार यह मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में, और जो शिलांग का पठार है भारत का, ठीक है। तो ये सभी जो पठार हैं यह किस प्रकार के पठार हैं, गिरिपथ पठार है, सभी जो है पर्वतों के पाव में स्थित है। सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल यहाँ पर इस प्रकार के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पठार की अगर बात करें तो आता है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार क्या होते हैं, यह वह पठार होते हैं जो पर्वतों से दूर होते हैं, ठीक है, पर्वतों से प्राय यह काफी दूर होते हैं और इसके आसपास या तो सागरी तट मौजूद हो या फिर मैदान मौजूद होते हैं। तो वह पठार जो आसपास से या तो मैदान से घिरे हुए होते हैं चारों ओर से, या समुद्र इलाके से घिरे होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के जो पठार होते हैं वह क्या कहलाते हैं, महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं, ठीक है। तो पर्वतों से काफी जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे जो मौजूद होते हैं पठार, जो या तो पर्वत से या तो सागरी तट से घिरे हो जाएंगे या फिर मैदान से घिरे हो जाएंगे, ठीक है। तो वह पठार कहलाएंगे महाद्वीपीय पठार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो साइबेरिया शील्ड है, ठीक है, साइबेरिया शील्ड आपको मिलेगी रूस वाले इलाके में। इसके बाद कनाडा के इलाके में कनाडियन शील्ड मिलेगी, और ब्राजील वाले जो एरिया है, ठीक है, ब्राजील जो देश है उसमें ब्राजील शील्ड जो है, ये सभी जो है किस प्रकार के पठार हैं, तो महाद्वीपीय प्रकार के पठार है। अब यहाँ पर ये शील्ड का मतलब समझिएगा कि जो महाद्वीपीय पठार की स्थिति है कि महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, उसी को यहाँ पर हम एक और नाम से पुकारते हैं जिसे कहा जाता है शील्ड। इस प्रकार के जो पठार होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, शील्ड कहा जाता है। तो ये सभी जो शील्ड हैं वह आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो महाद्वीपीय पठार का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वह यहाँ पर समझिए कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह जो है एक महाद्वीपीय पठार है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे जो भारत की लोकेशन है उसके पूर्व में मिलेगी आपको बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर वेस्ट में मिलेगा अरब सागर। तो इसके बीच में हमारे स्थल भाग पर इस पूरे एरिया में यह प्रायद्वीपीय पठार जो है मौजूद है। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, यह जो है आसपास से, ठीक है, ये वाला जो बचा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर मिलेगा आपको स्थल भाग, यानी कि मैदान वाला इलाका या फिर समुद्र तट वाला इलाका। तो वह पठार जो चारों ओर से या तो स्थल भाग से घिरे हो या फिर समुद्र तट वाले एरिया से लगते हो, उसी को तो हम कहते हैं महाद्वीपीय प्रकार के पठार, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस प्रकार से कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वह एक महाद्वीपीय पठार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रकार के पठारों की, निर्माण विधि के आधार पर, यानी कि उस पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसके आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है। फर्स्ट जो पठार है वह आता है ज्वालामुखी पठार। अब ज्वालामुखी पठार का निर्माण किस प्रकार से होता है यहाँ पर, कि जब कभी भी हमारे धरातल पर पृथ्वी के कोई भी क्रस्ट वाला एरिया ले लीजिए, वहां पर अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ठीक है, अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वहां पर क्या होता है कि लावा जो है उससे निकलता है, ठीक है, जो उसका छिद्र होता है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो जब कभी भी लावा निकलने के फलस्वरूप वह क्या करता है, धरातल पर फैलने लग जाता है। इस प्रकार जब कई वर्षों तक वह लावा जो है निकल कर हमारी भूपर पट्टी पर क्या हो जाता है, उसके आसपास एरिया में, ज्वालामुखी वाले एरिया में फैल जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, एक आकृति का निर्माण हो जाता है पठार के समान की। अगर आपको पठार नहीं भी समझ में आता है तो यहाँ पर आप टेबल की आकृति को ले सकते हैं। जिस प्रकार से जो टेबल की आकृति होती है उसी प्रकार से पठार की भी स्थिति होती है। तो जो पठार ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, उससे निकलने वाला लावा के जमने के परिणाम स्वरूप जो जमते हैं, ठीक है, पठार जो बनते हैं, आकृति जो निर्मित होती है, उसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी पठार। अब फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वह भी एक प्रकार से ज्वालामुखी पठार का ही उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि बहुत पहले अर्थ का जब एक समय था, उस समय हमारे भारत वाले इलाके में भी ज्वालामुखी का उद्गार दक्षिण वाले हिस्से में हुआ था। इस पूरे एरिया में यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और इसी के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हुआ कि लावा का जो यहाँ पर फैला हुआ, तो यहाँ पर ये जो पूरा पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, यह भी जो है इसी प्रकार से निर्मित हुआ है।
तो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पठार। जैसे कि इसके अलावा और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे आप, तो दक्कन का पठार जो भारत में है यह एक ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल है। इसके बाद कोलंबिया का पठार यह मिलेगा आपको यूएसए में। इसके बाद ब्राजील का जो पठार है, आइसलैंड एवं न्यूजीलैंड के जो पठार हैं, साइबेरिया का जो पठार है तथा पेटागोनिया का पठार, यह जो है सभी पठार जो है कहां पर है, तो यह आप एटलस में जरूर इनकी लोकेशंस देख लीजिएगा कि यह सभी पठार कहां कहां पर मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर ये सभी जो पठार हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, तो ज्वालामुखी पठार के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट निर्माण विधि के आधार पर सेकेंड प्रकार आता है पट्टल विरूपणी पठार। पट्टल विरूपणी पठार जो बनता है यह किस प्रकार से निर्मित होता है कि जब कभी भी हमारे अर्थ पर पर्वतों के निर्माण की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब पर्वतों के निर्माण की प्रोसेस किस प्रकार से होती है कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे जो है आंतरिक बल जो है कार्य कर रहे होते हैं, उसके फलस्वरूप पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो जब कभी भी हमारी अर्थ पर पर्वतों के निर्माण की प्रोसेस या क्रिया जो है चलती रहती है, तो उसी समय पर्वतों के निर्माण के साथ साथ उसके एरिया में क्या हो जाते हैं, पठारों की उत्पत्ति भी हो जाती है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई पर्वतीय इलाका जिसकी उत्पत्ति वहां पर हो रही है और उसी के साथ जो है उसके आसपास वाले इलाके में पठार की भी उत्पत्ति हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं पट्टल विरूपणी पठार। पट्टल विरूपणी जो बल होता है उसको कहा जाता है दीर्घकालिक बल, यह याद रखिएगा। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पट्टल विरूपणी जो क्या है। तो पट्टल विरूपणी क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है, क्रस्ट होती है, उस पर क्या होते हैं कि अंतर्जात बल कार्य करते रहते हैं। तो जो दीर्घकालिक प्रकार का बल होता है उसी को कहते हैं पट्टल विरूपणी पठार, और इसके द्वारा जो निर्मित पठार होता है उसको कहा जाता है पट्टल विरूपणी पठार, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो तिब्बत का पठार है, ठीक है, जो तिब्बत का पठार है वह भी क्या है, एक पट्टल विरूपणी पठार का ही एग्जाम्पल है। कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके नॉर्थ में कौन सी श्रेणी है, तो चाइना की क्यूनलुन पर्वत श्रेणी मौजूद है। इसके दक्षिण में हमारे भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी मौजूद है। तो दोनों के पठारों की जो स्थिति है यहाँ पर कि पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण हुआ है और इस पठार का जो निर्माण काल है, ठीक है, वह जो है दोनों एक ही समय जो है उसका यहाँ पर निर्माण हुआ है, उसकी उत्पत्ति दोनों की एक ही समय में हुई है। तो इस प्रकार से जब कभी भी यहाँ पर क्या होता है कि पर्वतों से संबंधित जब उसकी क्रिया होती है उसके निर्माण की, तो उस समय जो उभरी हुई भूमि होती है वहां पर कोई पठार की उत्पत्ति होती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, पट्टल विरूपणी प्रकार का पठार। अब यहाँ पर इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि बोलिविया का जो पठार है, ठीक है, ये बोलिविया का पठार आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। जो बोलिविया है उसमें एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है, ठीक है, उसके श्रेणी के समीप ही जो है इस पठार की भी उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह भी एक पट्टल विरूपणी पठार है। इसके अलावा जो सिया माद्रे पठार है यह आपको रोकी पर्वत श्रेणी, ठीक है, रोकी पर्वत श्रेणी यूएसए में, यूएसए के पश्चिम वाले इलाके में रोकी पर्वत श्रेणी है, तो उसी में आपको मिलेगा सिया माद्रे पठार। तो इस प्रकार से जब कभी भी पर्वतों के साथ साथ उसके आसपास वाले इलाके में अगर पठार की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पट्टल विरूपणी पठार। सभी के एग्जाम्पल्स आप याद रखिए। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर बहिर्जात शक्तियों के द्वारा निर्मित होने वाले पठारों के बारे में। बहिर्जात शक्तियां किस प्रकार से होती हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर यानी कि सरफेस पर जब कभी भी ऊपर वाले हिस्से से बल लगता है, यानी कि बहिर्जात रूप से जो शक्तियां कार्य करती हैं उसे हम बहिर्जात प्रकार की शक्तियां कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी की क्रस्ट पर ऊपर की ओर से वायुमंडल के द्वारा दबाव, टेम्परेचर, नदी इत्यादि जो अलग अलग कारक है पृथ्वी के, इस प्रकार से सभी के द्वारा जो है पृथ्वी पर कुछ ऊपरी रूप से जो दबाव डाला जाता है उसको हम कहते हैं बहिर्जात शक्तियां। तो इसी प्रकार से बहिर्जात शक्तियों के द्वारा जो पठार निर्मित होते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि हिमानी के द्वारा जो है निर्मित होने वाले पठार, पानी के जल के द्वारा जो है निर्मित होने वाले पठार तथा पवन के द्वारा जो है निर्मित होने वाले पठारों के बारे में। सबसे पहले आता है हिमानीकृत पठार, ठीक है। यहाँ पर आप समझेंगे कि हिमानीकृत जो होता है वह किससे बनेगा पठार, तो हिमानी से बनेगा। अब हिमानी क्या होती है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में ग्लेशियर, ठीक है।
तो ग्लेशियर या जो हिमनद होता है उसी को हम कहते हैं हिमानी। हिमानी क्या होती हैं, यहाँ पर आप समझिएगा जो बर्फ होती है, बर्फ उसको कहा जाता है हिम, ठीक है। यानी कि जो छोटा वाला हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं बर्फ या हिम, उसका जो विशाल जल राशि होती है या विशाल राशियां होती है, हिम से बड़े बड़े गोले आपने देखे होंगे बर्फ के, बहुत ही बड़े बड़े व्यापक रूप में, तो वह जो बर्फ की बड़ी बड़ी जो राशियां होती है वही क्या कहलाती हैं, हिमालय कहलाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्लेशियरों पर बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है चलती रहती हैं। तो जब कभी भी यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए यह एक ग्लेशियर है, हिमनद है, तो यहाँ पर क्या होती है कि हिमानी क्या करती है कि ऊपर वाले हिस्से से इस प्रकार से नीचे जो है लुढ़कती रहती हैं, ठीक है। वह क्या करती हैं, सन्निघर्षण की प्रोसेस करती रहती हैं, लुढ़कने वाली प्रोसेस करती रहती हैं। तो जब कभी भी क्या करती हैं हिमानी, यानी कि जो बर्फ की जो जल राशि होती है वह लुढ़क लुढ़क कर जब इस प्रकार से नीचे आती है, तो यहाँ पर क्या करती हैं, इस ग्लेशियर पर जो बर्फ की बड़े बड़े हम कहें कि पर्वत होते हैं उस पर क्या करती हैं, कटाव करती हैं, अपरदन की प्रोसेस करती हैं। अब जब यहाँ पर वह क्या करती है, हिमानी कटाव करती है, तो यहाँ पर जब वह लुढ़क के नीचे आएगी तो सभी जो बर्फ यानी कि जो कटाव किया हुआ हिस्सा होता है वह क्या हो जाता है, आसपास वाले पूरे एरिया में जम जाता है, ठीक है। एक के ऊपर जो है एक बार वह जमता रहता है। तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो पर्वत की निर्माण की उत्पत्ति होती है, ठीक है, यहाँ पर जो कटाव करने के फलस्वरूप जो बर्फ यहाँ पर जम जाती है वह एक के ऊपर जब एक जम जाती है तो वहां पर एक स्थलाकृति बन जाती है पठार के प्रकार की, ठीक है। तो वहां पर जो निर्मित पठार होता है वह क्या कहलाता है, हिमानीकृत पठार कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो यह प्रोसेस होती है हिमानी के अपरदन की और निक्षेपण की। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव का होना, ठीक है। जब कभी भी कटाव के माध्यम से जो अवसाद जो है नीचे जाकर जम जाता है एक के ऊपर, उस प्रोसेस को कहा जाता है निक्षेपण। तो हिमानी द्वारा अपरदित और निक्षेपण की जो क्रिया होती है इसके फलस्वरूप जो निर्मित पठार होता है उसको हम कहते हैं हिमानीकृत पठार। जैसे कि यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, अंटार्कटिका का पठार हो गया, ग्रीनलैंड का पठार हो गया, और भारत के गढ़वाल पठार तथा कनाडा में क्यूबेक पठार। अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हिमानीकृत पठार का निर्माण होता है वह किसी बर्फीले वाले एरिया में जो है उसका जो है निर्माण होगा, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं, पर्वत जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी एरिया बर्फ से बना होगा, बर्फ से निर्मित पर्वत होंगे वहां पर मौजूद, तो वहीं पर हिमानीकृत पठारों की उत्पत्ति होगी। जैसे कि यहाँ पर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और भारत के नॉर्थ वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड वाले इलाके की, ठीक है। तो इन सभी इलाकों में ही जो है इस प्रकार के पठारों की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रकार का जो पठार आता है वह होता है जलज पठार। अब यहाँ पर नाम से समझिएगा कि जलज पठार यानी कि जल के द्वारा निर्मित पठार। अब जो जल होता है यानी कि पानी, पानी से किस प्रकार से पठार की उत्पत्ति होती है समझिएगा कि अगर मान लीजिए हमने हमारी जो पृथ्वी की सरफेस है, धरातल है, उस पर उसके आसपास एरिया वाले में बहुत सारी जो है या तो एक नदी भी बह सकती है या फिर हम मान लेते हैं कि दो नदियां इस धरातल पर बह रही हैं। और जब कभी भी क्या करती हैं कि नदियां जो है किसी भी एरिया से होकर गुजरती हैं, धरातल से प्रवाहित होती हैं, तो वहां पर क्या करती हैं, उस धरातल पर वह अपरदन की क्रिया करती हैं, यानी कि नदी जो है क्या करने लग जाती है, उस धरातल पर मौजूद चट्टानों का कटाव करने लग जाती हैं। अब इस प्रकार से क्या होता है कि धरातल पर मौजूद जब नदियों का अपरदन की जो प्रोसेस होती है उसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा जो है यह पूरा जो एरिया क्या कर देती है, काट देती है, ठीक है। जो भी एरिया नदी के मार्ग में आएगा तो वह क्या कर देती है, बहुत ही चौड़ा मार्ग बना देती है और गहरा मार्ग बना देती है। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये दोनों जो एरिया है मान लेते हैं, तो ये जो नदी के द्वारा कटाव किया गया हिस्सा है यह क्या होता है, गहरा हो जाता है। तो जो बीच वाला हिस्सा होता है धरातल का वह क्या हो जाता है, एक पठार का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो निर्मित पठार होता है, जो उभर के हमारे सामने पठार आता है, वह किस प्रकार का पठार कहलाता है, जलज पठार। क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वह किस कारण से हुई है, पानी के कटाव करने के फलस्वरूप जो बीच वाला एरिया बच जाता है धरातल का, सरफेस का, वह क्या ले लेता है, एक पठार की आकृति ले लेता है।
इसलिए इसको कहा जाता है जलज पठार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करेंगे हम कि हमारे इंडिया में जो विंध्यन पठार हैं, ठीक है, हमारे एमपी की एक पर्वत श्रृंखला है विंध्यन पर्वत श्रृंखला, उसमें मौजूद जो विंध्यन पठार है वह एक जलज पठार है। इसके बाद चेरापूंजी, मैसूर, रांची का पठार और म्यांमार का जो शान पठार है, यह सभी जो पठार हैं वह किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो जलज पठार के हैं। सभी की उत्पत्ति इसी प्रकार से नदियों के कटाव करने के माध्यम से हुई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पठार की, वायुजनित पठार, ठीक है। बहिर्जात शक्तियों में थर्ड प्रकार आता है वायुजनित पठार की। अब वायुजनित से मतलब यहाँ पर समझिएगा कि वायु के द्वारा, यानी कि पवन जो होती है उसके द्वारा जो पठार निर्मित होगा उसे हम कहेंगे वायुजनित पठार। कैसे जो है पवन पठार का निर्माण करती हैं, यहाँ पर समझिएगा, जब कभी भी हमारी अर्थ पर पवन तो निरंतर जो है बहती रहती है, हवा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चलती रहती है, तो वह क्या करती है कि जो मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, चाहे वह मिट्टी के छोटे कणों की बात कर लें या बड़े कणों की, तो मिट्टी के जो कण होते हैं पवन क्या करती हैं, एक स्थान से उठाकर वह दूसरे स्थान पर जो है जमा करती रहती हैं। यानी कि यहाँ पर वह मिट्टी के कणों का जो है किसी एक स्थान पर क्या करती रहती हैं, निक्षेपण करती रहती हैं। अब इसी प्रकार से जब पवन जो है निरंतर निक्षेपण की प्रोसेस, ठीक है, जमाव की जो प्रोसेस होती है एक जगह जमा करने की, तो वहां पर क्या हो जाता है, बहुत ही कई वर्षों में जाकर जो है एक पठार की जो है उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो पठार का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं वायुजनित पठार। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, पाकिस्तान का जो पोटवार पठार है, ठीक है, वह एक वायुजनित पठार है। इसके अलावा चीन का जो लोएस पठार है वह क्या है, एक वायुजनित पठार है। अब ये जो वायुजनित प्रोसेस होती है, यानी कि पवन के जमाव की प्रोसेस होती है, यह अत्यधिक जो है उस इलाके में होती है जहां पर बहुत ही बड़े बड़े जो है मैदान अवस्थित होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैदान में क्या होती है, जो हवा होती है वह काफी जो है तेजी से जो है गमन कर सकती है, वहां पर उनके लिए कोई रुकावट मौजूद नहीं होती। इसलिए ज्यादातर जो वायुजनित पठारों की अवस्थिति, या हम कहें कि वायुजनित जो पठार का निर्माण है वह ज्यादातर उन हिस्सों में होता है जहां पर मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स याद रखिएगा और किसे कहते हैं यह भी समझिएगा। अब हम आगे बात करेंगे आकृति के आधार पर अलग अलग पठारों की। आकृति के आधार पर किस प्रकार से, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर आता है हमारे पास गुंबदाकार पठार, ठीक है, यानी कि गुंबद के आकार का जो कोई पठार होगा तो उसे हम कहेंगे गुंबदाकार पठार, ठीक है। अब गुंबदाकार पठार का जो है निर्माण किस प्रकार से होता है कि हमारी जो पृथ्वी की सरफेस है, क्रस्ट है, धरातल है, भूपर पट्टी पर क्या होता है कि आंतरिक रूप से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब होता है ऊपर की ओर, जब कभी भी हमारी अर्थ पे आंतरिक रूप से यानी कि अंदर की ओर से ऊपर की ओर जो कोई भी बल लगता है तो उस बल के लगने के फलस्वरूप क्या होता है कि भूपर पट्टी का कोई भी हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, यानी कि वह एक उभार जो है ले लेता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के धरातली भाग पर किसी उभार के उठने के फलस्वरूप जो पठार निर्मित होता है उसको हम कहते हैं गुंबदाकार पठार। इस पठार में उसकी जो आकृति होती है वह किस प्रकार से होती है, गुंबद के आकार की होती है, इस प्रकार से उठे हुए उभार के आकृति की होती है, इसलिए इसे कहा जाता है गुंबदाकार पठार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जो छोटा नागपुर का पठार है ये हमारे इंडिया में झारखंड वाले इलाके में मिलेगा आपको, जो छोटा नागपुर का पठार है, और अमेरिका में ओजार्क पठार, यह जो है किस प्रकार के पठार है, गुंबदाकार पठार, इनकी जो आकृति है वह इसी प्रकार की है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट विच्छेदित पठार की। अब विच्छेदित पठार किसे कहते हैं, यहां पर समझिएगा कि जब कभी भी क्या होता है कि किसी भी हमारे धरातल पर मौजूद किसी एरिया में या कोई क्षेत्र में क्या होता है कि वहां पर अगर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं तो कठोर जो चट्टानें होती हैं उन कठोर चट्टानों का अपर्दन नालों के द्वारा होता है, ठीक है। नाले जो बड़े बड़े हमारे जो निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए होते हैं, जो बड़े बड़े नाले होते हैं, उन नालों के द्वारा क्या किया जाता है कि किसी इलाके में अगर कठोर चट्टानें होती हैं और उसका अपर्दन इन नालों के द्वारा किया जाता है, यानी कि कटाव किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत ही विषम
या अत्यधिक जो है हम कहें कि क्रिटिकल, ठीक है, अलग ही जो है विषमता वाले जो है पठारों की उत्पत्ति होती है, उसे कहा जाता है विच्छेदित पठार। ठीक है, नॉर्मली आप यहाँ पर समझेंगे कि जो को भी अगर बहुत ही कठोर प्रकार की चट्टानें होती हैं और उसका जो कटाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, नालों के द्वारा किया जाता है, तो उससे जो उत्पन्न पठार होता है वह कहलाता है विच्छेदित प्रकार का पठार। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा जो विच्छेद होना, यानी कि उसमें जो कटाव हमें दिखता है उसकी आकृति में, उसी के आधार पर इसे हम कहते हैं विच्छेदित पठार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब बात करेंगे हमारे इंडिया में जो असम का पठार है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा इस वाले एरिया में जो असम का पठार है वह इसी प्रकार से विच्छेदित पठार का एग्जाम्पल है। उसका जो निर्माण है, उसकी आकृति है, वह इसी प्रकार से विच्छेदित है, जिसमें बहुत सारे जो छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, यह याद रखिएगा। तो यह जो है विच्छेदित पठार होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सोपानाकार पठार की। ठीक है, सोपानाकार पठार क्या होता है कि जब कभी भी किसी पठारी प्रदेश में, यानी कि जहां पर कोई पठारी वाला एरिया है, वहां पर क्या होता है कि पठारी वाले क्षेत्र में अचानक जो है दरार पड़ जाती है। दरार का मतलब यानी कि वहां की जो क्रस्ट होती है उस पर क्या लगता है, तनाव बल लगता है। तनाव बल का मतलब जिस प्रकार से आप रबर पर उसको खींचते हैं तो उसमें जो तनाव लगता है, उसी प्रकार से चट्टानों में भी जो है तनाव बल कार्य करता है। तो तनाव बल लगने के फलस्वरूप अगर किसी पठारी क्षेत्र में जहां पर पठार मौजूद है वहां पर अगर दरार उत्पन्न हो जाती है, यानी कि भ्रंश कहें, ठीक है, वहां पर या फिर जो दरार है बीच में, तो दरार जो है अगर वहां पर उत्पत्ति होती है तो दरार के सहारे, ठीक है, दरार के सहारे क्या हो जाते हैं, कगार का निर्माण हो जाता है। अब कगार क्या होते हैं, इस प्रकार से यहां पर आप देखेंगे कि जो कगार क्या होते हैं कि जब कभी भी बीच में किसी एरिया में इस प्रकार से दरार पड़ जाती है तो उसके जो आसपास वाले एरिया होते हैं जो अलग होते हैं, ठीक है, तो वह जो एरिया होते हैं उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे जो है वहां पर हमें उसका जो भाग होता है वो कटा पीटा दिखता है, यानी कि काट छाट वाला हिस्सा दिखता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप अगर किसी भी वस्तु को काटते हैं तो उसमें जो है आपको क्या दिखता है, वहां पर उसकी आकृति में जो है इस प्रकार से उबड़ खाबड़ या हम कहें कि काट छाट जो है दिखती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब कभी भी किसी पृथ्वी के क्रस्ट में दरार पड़ जाती है तो उसके जो अलग हुए भाग होते हैं उस पर क्या हो जाते हैं, इसी प्रकार से कटे पीटे विच्छिन्न जो भाग होते हैं वह हमें जो है मिलते हैं। तो दरार के सहारे जो कगार निर्मित होता है, जिसे हमने यहाँ पर बताया मैंने आपको कि कगार जो है यह होती, तो कगार के सहारे क्या होते हैं, इस प्रकार का जो है पठार क्या उत्पत्ति होती है, तो उसको हम कहते हैं सोपानाकार पठार। ठीक है, सोपानाकार पठार का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो ये पठार होते हैं जिसमें कगार होती है, तो कगार के सहारे हम क्या कर पाते हैं, आसानी से ऊपर की ओर चढ़ पाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर हम अगर चढ़ाई करते हैं सोपानाकार वाले पठार की जिसमें कगार होते हैं, ठीक है, कगार में क्या होते हैं कि कटे पीटे जो हिस्से होते हैं उसके सहारे हम आसानी से उस पठार या पर्वत की जो चढ़ाई है वह आराम से कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको जो है इसको नाम दिया जाता है सोपानाकार पठार, यानी कि हम जो है यहाँ पर आसानी से सीढ़ी के आकार के ये पठार होते हैं और इसमें हम आसानी से चढ़ाई कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा इसे थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो भारत में विंध्य पठार है, ठीक है, भारत में जो विंध्य पठार है यहाँ पर आपको मिलेगा एमपी में, जो विंध्य पठार है वह किस प्रकार का पठार है, तो सोपानाकार पठार है। उसमें भी इसी प्रकार से कगार जो है पाए जाते हैं, क्योंकि जो दरार घाटी है, ठीक है, भ्रंश घाटी के फलस्वरूप इसके सहारे यहाँ पर इस पठार की जो है उत्पत्ति हुई है और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम आसानी से चढ़ाई भी इन पर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चौरस पठार की। चौरस पठार जो है किसे कहा जाता है, यहाँ पर समझेगा कि चौरस पठार वह पठार होते हैं जो पर्वत श्रेणियों के समीप होते हैं तथा समुद्र तल से ऊपर होते हैं। ठीक है, काफी ऊंचाई पर जो है यह पाए जाते हैं, तो उस पठार को हम कहते हैं चौरस पठार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझिएगा पर्वत श्रेणियों के समीप होने का तात्पर्य यहाँ पर कि जो तिब्बत का पठार है
वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जो तिब्बत का पठार है वह कहाँ पर है, तो पर्वत श्रेणियों के समीप पाए जाते हैं। और समुद्र तल से यह काफी ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि 5000 मीटर की जो है इसकी ऊंचाई है, और समुद्र तल इससे काफी दूर भी है, और समुद्र तल से यह काफी ऊंचे उठे होते हैं और पर्वतों के समीप मौजूद होते हैं। तो उस प्रकार के पठार को हम कहते हैं चौरस पठार। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि जो तिब्बत का पठार है वह क्या है, एक चौरस पठार है। इसके बाद हम बात करेंगे अपर्दन चक्र के आधार पर अलग अलग प्रकार के जो है पठारों के वर्गीकरण के बारे में। अपर्दन क्या होता है, यानी कि किसी भी प्रकार से उस पर जो है कटाव करना। इसमें आता है फर्स्ट तरुण पठार। तरुण पठार क्या होते हैं, इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में यंग पठार। अब तरुण पठार जो है उसे कहा जाता है जहां जिस पर अपर्दन की जो क्रिया होती है, ठीक है, कटाव करने की जो प्रोसेस होती है वह काफी तीव्र होती है। उस पर जो है लगातार जो है अपर्दन की क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, क्योंकि जो तरुण पठार होते हैं वह काफी कमजोर होती हैं, उसकी जो चट्टानें होती हैं वह क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। तो उस पर क्या होता है कि हवा के द्वारा जो है काफी निरंतर रूप में जो है अपर्दन की जो प्रोसेस होती है वह जो है काफी तीव्र होती है, जिसकी लिए ही हम इसे क्या कहते हैं, तरुण पठार कहते हैं, क्योंकि ये काफी जो है युवा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे जो कोलोराडो पठार है वह इदाहो पठार ये आपको मिलेंगे यूएसओ में। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार से जब हवा या हम कहें कि अलग अलग जो कारक होते हैं पृथ्वी पर, तो उनके द्वारा जब इस प्रकार से क्या क्या आता है, तरुण पठार जो काफी कमजोर पठार होते हैं उस पर जो है अपर्दन की क्रिया निरंतर जो है की जाती है, चाहे वर्षा के माध्यम से ले लो या फिर अन्य प्रकार से। तो सभी पर यहाँ पर क्या होता है, जिस पठार पर बहुत ज्यादा तीव्र प्रोसेस होती है अपर्दन की, उसको कहते हैं हम तरुण पठार। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोण पठार की। प्रोण पठार में यह आता है कि वह पठार होता है प्रोण पठार जिस पर अपर्दन की जो प्रोसेस होती है वह थोड़ी कम होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो पठार निर्माण के काफी जो है समय बाद वह क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो जो कोई भी पठार काफी पहले जो है निर्मित होता है तो वह कई वर्षों के बिताने के फलस्वरूप उसकी जो चट्टानें होती हैं वह मजबूत हो जाती हैं। तो उस पर जो है अपर्दन की जो प्रक्रिया है, कटाव करने की प्रोसेस है, वह क्या होती है, धीमी होती है तरुण पठार के सापेक्ष। तो जिस भी पठार पर अपर्दन की क्रिया कम पाई जाती है उसे कहते हैं हम प्रोण पठार। जैसे कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यूएसए, उसमें अपलेशियन पठार इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम नेक्स्ट पठार की बात करें, जीर्ण पठार की। अब जीर्ण पठार यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी क्या होता है कि बहुत समय जो है गुजारने के बाद कोई भी पठार क्या करता है कि अपर्दन की प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो अपर्दन के फलस्वरूप जो इसका ऊपरी वाला हिस्सा है यानी कि शीर्ष हम कहें, तो जो शीर्ष होता है वह क्या हो जाता है, अपर्दन के कारण घिस घिस कर क्या हो जाता है, बिल्कुल जो है वह कन्वर्ट हो जाता है एक पेनी प्लेन के रूप में। जब पठार के शीर्ष भाग पर इस प्रकार से अपर्दन की क्रिया निरंतर होती रहती है और बिल्कुल इसका जो शीर्ष भाग है यहाँ पर क्या होता है, यह बिल्कुल इस प्रकार से घिस घिस कर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एक पेनी प्लेन। पेनी प्लेन का मतलब होता है समप्राय मैदान, ठीक है, समप्राय मैदान के रूप में यह कन्वर्ट हो जाता है। अब समप्राय मैदान क्या होते हैं कि जब कभी भी जो नदियां होती हैं, ठीक है, नदियां क्या करती हैं कि वह भी जो है निरंतर प्रोसेस करती रहती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जो है चलती रहती। तो नदियों के द्वारा जो है मैदान निर्माण होता है उसको कहा जाता है समप्राय मैदान, ठीक है, यह याद रखिएगा। यह एक नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। तो जो पेनी प्लेन में अगर कोई पठार कन्वर्ट हो जाता है घिस घिस कर, तो उसे हम कहते हैं जीर्ण पठार, ठीक है। जीर्ण पठार को आप याद रखेंगे वृद्धावस्था। जिस प्रकार से एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, उसी प्रकार से पठार कई वर्षों के बाद घिस घिस कर जो है बूढ़ा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं जीर्ण पठार। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट पुनर्युवित पठार की। अब पुनर्युवित पठार हम किसे कहेंगे, जब कभी भी क्या होता है कि जो कोई पठार जीर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है और जीर्ण अवस्था को प्राप्त करने के बाद वह वापस से क्या ले लेता है, पुनः उभार उसमें आ जाता है किसी कारणवश, क्योंकि पृथ्वी पर तो निरंतर जो है आंतरिक बल कार्य कर ही रहे हैं। तो जब को भी कोई जो है पठार जीर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वह बूढ़ा हो जाता है, घिस घिस कर पेनी प्लेन के यानी कि समतल प्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो अगर वह पुनः
क्या हो जाता है, उसमें उभार आ जाता है, यानी कि उसकी स्थलाकृति वापस से क्या हो जाती है, एक पठार के रूप में निर्मित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो बना हुआ पठार होता है उसे हम कहते हैं पुनर्यूनित पठार। ठीक है, तो यहां पर आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका मिसौरी पठार एक पुनर्यूनित पठार है, तथा हमारे इंडिया में रांची का जो पाट पठार वाला हिस्सा है वह एक पुनर्यूनित पठार है। अब यहां पर हम लास्ट देखेंगे पठारों का प्रकार जो है जलवायु के आधार पर। जलवायु यानी कि क्लाइमेट के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है शुष्क पठार। ठीक है, शुष्क पठार हम किसे कहेंगे, वह पठार जो किसी जो है शुष्क जलवायु वाले एरिया में होते हैं उसे हम कहेंगे शुष्क पठार। शुष्क का आप याद रखिएगा, शुष्क का मतलब होता है वह जलवायु जिसमें बिल्कुल जो है नमी नहीं होती है, वह बिल्कुल सूखी होती है, तो उसे हम कहते हैं शुष्क जलवायु। और शुष्क का यहाँ पर आप सिंपल से याद रखिए सूखा। ठीक है, तो जिस भी जलवायु में नमी की मात्रा नहीं होती है, सूखी होती है, तो उसे हम कहते हैं शुष्क जलवायु। और शुष्क जलवायु में मौजूद पठार को हम कहते हैं शुष्क पठार। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो पोटवार पठार है वह एक शुष्क जलवायु है। इसके बाद अरब का जो पठार है वह भी एक शुष्क जलवायु मौजूद शुष्क पठार है। इसके बाद पेटागोनिया का पठार, तो यह भी क्या है, एक शुष्क पठार का ही एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पठार की, आर्द्र पठार। आर्द्र पठार किसे कहेंगे, जो कोई भी पठार आर्द्र जलवायु में पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे आर्द्र पठार। आर्द्र का सिर्फ इतना सा मीनिंग होता है यहाँ पर कि जिस भी जलवायु में नमी की मात्रा होती है, ठीक है, नमी पाई जाती है, तो उसे कहते हैं हम आर्द्र जलवायु। ठीक है, आर्द्र का मीन्स नमी का होना। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें इंडिया में जो असम का पठार है वह भी एक आर्द्र जलवायु है, और मेघालय का जो पठार है वह भी एक आर्द्र पठार है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा जो है वर्षा इसी इलाके में मेघालय वाले यानी कि चेरापूंजी वाले इलाके में पाई जाती है। तो वहां जो स्थित पठार है वह क्या कहलाते हैं, जलवायु आर्द्र जलवायु वाले पठार कहलाते हैं। इसके बाद थर्ड है हिम मंडित पठार। तो हमने जलवायु के आधार पर इसको 3 पार्ट में बांटा है। जो तीसरा प्रकार है हिम मंडित पठार, इसमें सिर्फ इतना सा है कि जो कोई भी पठार किसी हिम वाले एरिया में पाए जाएंगे, यानी कि बर्फीले वाले प्रदेश, ठीक है, ठंड वाले एरिया जहां पर बर्फ मौजूद होती है, तो उस वाले एरिया में अगर कोई पठार पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं हम हिम मंडित पठार। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है तथा अंटार्कटिका वाला एरिया, उसमें पाए जाने वाले जो पठार होते हैं उसको हम कहते हैं हिम मंडित पठार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज का जो हमारा ये टॉपिक है यह जो है दी एंड होता है। आपको हमारी जो क्लास है वह कैसी लग रही है, आप जो है प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और हमारे जो PSC अड्डा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना ना भूलें। और एक चीज याद रखिएगा कि क्वालिटी मींस सिर्फ ओनली PSC अड्डा, और ज्यादा जानकारी के लिए जो है आप हमारी जो है साइट psc.com को विजिट कर सकते हैं। और आज जो है मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूं और धन्यवाद।